नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के S5 SSBN पनडुब्बी को लेकर आ रही है। दरअसल आप सब जानते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए S4 स्टार SSBN को लॉन्च किया गया है, लेकिन अब भारत का फोकस स्ट्रैटेजिक रूप से बनने वाली S5 क्लास SSBN के डेवलपमेंट की ओर हो रहा है। ये काफ़ी बड़ी भी होने वाली है और ये अधिक उन्नत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन होगी। S5 SSBN जिसका डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन का होगा, ये अरिहंत क्लास और S4 क्लास की श्रृंखला से दोगुनी बड़ी होगी। इन नई पनडुब्बियों में एडवांस परमाणु प्रपल्जन सिस्टम, एडवांस स्टेल्थ क्षमताएं और सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM का एक बड़ा पेलोड होगा, जो कि भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाएगा। शुरू में दोस्तों 6 S5 क्लास के SSBN खरीदने पर भारतीय नौसेना ने इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन फाइनली अब ये संख्या 4 तक होगी और इन्हें भी 2 चरणों में लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि S5 SSBN के लिए डिज़ाइन पूरा हो चुका है और हर पनडुब्बी की जो लागत है वो करीबन 20,000 करोड़ रुपए यानी कि $2.4 बिलियन होगी और इस पूरे प्रोग्राम की देखरेख PMO की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा भारत का प्रोजेक्ट 77 भी है, जिसमें कि 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी कि SSN भी बनाई जाएंगी। इस पर भी काम काफ़ी आगे से चल रहा है। यहाँ पर SSN और S5 SSBN दोनों ही प्रोग्राम कई प्रमुख टेक्नोलॉजी को एक साथ साझा भी करेंगे। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL अब अपनी अमोगा 3 थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ आगे बढ़ रहा है। 2023 में इसकी सफल फील्ड फायरिंग की गई है। अब कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। हालांकि अमोगा 3 का अभी यूजर ट्रायल आर्मी के द्वारा किया जाना बाकी है, लेकिन ऐसे में BDL ने एंटी टैंक सॉल्यूशन की मांग करने वाले देशों को इस मिसाइल के बारे में बताना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 3 संभावित खरीदार इसके हो सकते हैं, जिनके साथ बातचीत जो है वो अब उन्नत चरण में पहुंच चुकी है। अमोगा 3 की रेंज 200 से 2,500 मीटर है, जो कि हमारे पैदल सेना को युद्ध के मैदान में एक बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे। इसकी मारक क्षमता एक टैंडम वॉर हेड द्वारा और ज़्यादा बढ़ाई गई है, जो कि 650 mm से अधिक के जो आर्मर हैं उन्हें भी भेज सकता है। यहाँ तक कि ये एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को भी भेज सकता है। अमोगा 3 को दुश्मनों के बख्तरबंद खतरों के खिलाफ एक जबरदस्त और शक्तिशाली हथियार बताया गया है। अमोगा 3 में सोफिस्टिकेटेड डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड यानी कि IR सीकर है, जिसके जरिए ये दिन और रात और किसी भी मौसम में ऑपरेट हो सकता है। ऐसे में दोस्तों अमोगा 3 न केवल भारतीय सेना बल्कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल ATGM मार्केट में एक गेम चेंजर बन जाएगी और जो भी देश अपनी एंटी टैंक क्षमताओं को मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए एक जबरदस्त ऑफर भी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं जो बताती हैं कि रशिया ने भारत को Tu-160M जो बॉम्बर है उसका ऑफर किया है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशिया ने भारत को एक नया ऑफर दिया है, जिसमें कि उन्होंने अपने Tu-160M को भारत को पेश किया है, जो कि पहले वाले Tu-160 व्हाइट स्वान का एक मॉडर्न वेरिएंट है और ये जो अपग्रेडेड मॉडल है वो एक्सटेंसिव एवियोनिक्स और नेविगेशन इन्हांसमेंट के साथ आता है और ये पहले वाले वेरिएंट की तुलना में 60% ज़्यादा इफेक्टिव भी है। रशिया ने भारत को Tu-160M का जो ऑफर किया है उसमें कीमतों का भी खुलासा किया है, जिसमें कि एक Tu-160M की जो कीमत है वो $163 मिलियन यानी कि $163 मिलियन होगी और इस Tu-160M में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, छोटी दूरी की परमाणु मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। दोस्तों अगर ये बॉम्बर भारत को मिल जाता है तो ऑब्वियस बात है भारत की इंडो पैसिफिक और उससे आगे की जो शक्ति है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो बम वर्षक है वो अपनी एक्सटेंडेड रेंज के साथ है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है और इससे 4 चालक दल ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा पेलोड की मैंने बात बताई थी कि 12 क्रूज मिसाइलें और परमाणु मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। तो ये ऑफर बहुत अच्छा है, नो डाउट। और दोस्तों भारत को इस तरीके के बम वर्षक की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में और इंडो पैसिफिक में आक्रामक हो रहा है, तो ऐसे में भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा और कॉस्ट नेगोशिएशन हो सकती है। अगर भारत कुछ संख्या में इन्हें ऑर्डर भी करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इनकी कीमतों पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मैक्सार के द्वारा हाल ही में जो तस्वीरें खींची गई है LAC की, उसमें दिखाई दे रहा है कि डैमचौक और देप्सांग के मैदानों में जो डिप्लॉयमेंट की गई थी वो अब हट गई है, यानी कि चाइना ने 3 जगहों से अपने आप को पीछे हटा लिया है और भारत ने भी अपने जो शिविर हैं उन्हें पीछे खींच लिया है। दोस्तों इस डिसएंगेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत अपनी तैयारियों को पूरा नहीं करेगा। भारत को अब अपनी तैयारियां और बढ़ानी होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों CSIR NAL ने MiG-29 की ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को एनहांस किया है, जिससे कि उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए MiG-29 के प्रदर्शन और सुरक्षा में और वृद्धि हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल रॉयल मोरक्कन आर्मी ने 92 टाटा 6x6 मिलिट्री ट्रक्स की खरीद की थी।
अब कहा जा रहा है कि रॉयल मोरक्कन आर्मी इनके और अतिरिक्त ऑर्डर देने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जर्मनी ने भारत को एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है उनके यूरोड्रोन प्रोग्राम में। दरअसल ये जो प्रोग्राम है वो एक एडवांस यूएवी का है, जिसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन के लिए तैयार किया जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय राफेल में स्कैल्प क्रूज मिसाइलें लगी है, लेकिन ये जो स्कैल्प क्रूज मिसाइलें हैं वो केवल 36 राफेल फाइटर जेट्स तक सीमित है। लेकिन दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि इसी तरीके की सेम और इससे भी एडवांस मिसाइल को घरेलू स्तर पर बनाया जाएगा, जिसके लिए डीआरडीओ अब एक नई स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को तैयार कर रहा है, जिसकी एडवांस स्टेल्थ क्षमता और प्रिसीजन होगी। इसके अलावा HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी संयुक्त रूप से कैट्स हंटर लो ऑब्जर्वर स्टैंड ऑफ मिसाइल तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इन दोनों एक प्रकार की मिसाइलों का जो प्रोडक्शन है उसे और अधिक करना होगा, ताकि इन्हें हमारे और भी जो फाइटर जेट्स हैं उनमें डिप्लॉय किया जा सके। इससे भारत की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स पर वो भी कम होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की और 3 घंटे में करीबन 20 ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। इस दौरान कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स को तैनात किया था और F-35 का भी इस्तेमाल किया। बाकायदा इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूरी पर अपने टारगेट्स को निशाना बनाया। इस दौरान कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो घातक रैम्पेज और रॉक्स मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल करके ईरान के 20 टारगेट खत्म कर दिए और इस ऑपरेशन को इजराइल ने ऑपरेशन डेज ऑफ रेपिडेंस नाम दिया है। मतलब होता है पछतावे का दिन। यहाँ पर दोस्तों एक बात और है, इजराइल को जो F-35 है वो अमेरिका के F-35 से भी ज़्यादा घातक है। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उन्होंने ईरान के ऑयल रिजर्व और परमाणु ठिकानों को टारगेट नहीं बनाया, केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।